हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अ लेटर टू गॉड का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं और इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से उस वीडियो को कवर कर लीजिए और फिर इस वाले पार्ट पर आइए। पूरे वीडियो में मैं आपको जो भी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं वो भी बताऊँगा, एक एक लाइन के ट्रांसलेशन को बताऊँगा। तो अगर आप एक स्टोरी रीडिंग के तौर पर इस वीडियो को देखना चाहते हो तब भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। वीडियो खत्म होने तक आप खुद से इंग्लिश में इस चैप्टर की समरी लिख भी पाओगे और बोल भी पाओगे, ठीक है। लेकिन पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार पार्ट 1 की समरी बोलना चाहूँगा ताकि हम इस स्टोरी को अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। तो कहानी कुछ इस तरीके से थी कि देयर वॉज अ फार्मर एंड हिज नेम वॉज लेंचो। हिज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल एंड फ्रॉम दैट हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. And he knew his field intimately. The only thing that the earth needed was a downpour or at least a shower. So he was looking towards the northeast sky, expecting of a good rain. And just as he predicted, at the time of the dinner, the rain began to fall. Means the rain started. And he thought that the big drops were 10-cent pieces and the smaller ones were 5-cent pieces. But suddenly everything changed. A strong wind began to blow and the rain turned into hailstones. And actually the hailstones began to fall. And that destroyed everything. The corn was destroyed, his fields were destroyed, his crops were destroyed, all the flowers were gone. Not a leaf remained on the trees. एक पत्ती नहीं बची थी पेड़ों पे. And his soul was filled with sadness. And when the hailstorms stopped, he stood in the middle of the field and said to his sons that a plague of locusts would have left more than this. कि अगर टिड्डों का झुंड आया होता तो शायद इतनी तबाही नहीं मचाया होता जितना कि इन बर्फ के तूफानों ने मचा दी. And the hail has left nothing for us. We will have no corn this year. And that was a very sorrowful night for him and for his family. He thought that they would go hungry that year. ये पार्ट 1 की एक समरी थी जो अभी तक हमने पढ़ी. अब इसके बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा. देखो, एक कहावत है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. जहाँ चाह है वहीं राह है. तो क्योंकि इनके पास एक जब कोई चीज़ नहीं होती तब उम्मीद होती है, ठीक है। और वही उम्मीद लेंचो के पास थी, वही उम्मीद अब लेंचो के परिवार वालों को आ गई थी. किस तरह से लिखा हुआ है देखो. बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. लेकिन इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हर्ट में, यानी कि उन सभी के हृदय में, किन सभी के, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली. देखो, जब आपने लिखा ना बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, इसके बाद जो बात लिखी है वो एक एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि उस ऑल के बारे में बता रही है. कौन से ऑल? हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो रहते थे उस अकेले घर में. आपको पता है कि उस इंटायर वैली में एक ही घर था, वो लेंचो का. तो बट लेकिन इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में. कौन से सभी? हु लिव्ड, जो रहते थे. कहाँ पे रहते थे? इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले घर में. कहाँ पे था वो घर? इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में. देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद थी, एक सिंगल उम्मीद थी. हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद, भगवान से मदद. हेल्प फ्रॉम गॉड. डोंट बी सो अपसेट. देखो, अभी लास्ट टाइम जो सेशन किया था उसमें हमने किया था कि 5 तरह के सेंटेंसेज होते हैं जिसमें एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और जब भी आप वर्ब से स्टार्ट करते हो और ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ये सारी चीज़ें होती है तो वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं. उन्हीं का जब निगेटिव बनाते हो तो ये डोंट लगा के बोलते हो आप. जैसे कम हियर, डोंट कम हियर. ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. शट द डोर, डोंट शट द डोर, ठीक है। तो लिखा हुआ है डोंट बी सो अपसेट, इतने निराश मत हो. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, मतलब इतने निराश मत हो, यहाँ तक कि ये प्रतीत होता है कि ये कंप्लीट लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है, फिर भी इतने निराश मत हो. क्यों ऐसा बोला जा रहा है?
रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना कोई भूख से नहीं मरता, नो वन डाइज ऑफ हंगर। एक बार फिर बोल दे रहा हूं, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो उस एकांत घर में रहते थे उस घाटी के बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतने निराश मत हो, इवन दो, यहां तक कि दिस सीम्स, ये प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, कि एक कंप्लीट लॉस है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट इज वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और यही वो ये चीज है, दैट इज वॉट दे से, जो वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से देखो, ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात, जैसे अभी पढ़ा था थ्रू आउट द नाइट, अब आ गया ऑल थ्रू द नाइट। लेंचो थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है थॉट, थिंक, थॉट, और थर्ड फॉर्म भी होती है थॉट। ये बार बार मैं बोल रहा हूं कि वर्ब की फॉर्म जानना बहुत जरूरी होता है। लेंचो थॉट वनली ऑफ हिज वन होप, केवल उसकी एकमात्र उम्मीद थी और उसी के बारे में उसने सोचा। ऑल थ्रू द नाइट या थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात के दौरान, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, वनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक उम्मीद के लिए, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहां तक कि जो चीजें किसी की अंतरात्मा में अंदर तक होती हैं। अब इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना, समझा रहा हूं, देखो, ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात के दौरान, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, वनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक उम्मीद के लिए, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो थी भगवान की मदद। हुज आईज, ऐसा कहा जाता है ना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कौन देख रहा है अकेले इस कमरे में, तो एकमात्र वो चीज़ है और वो है भगवान, है ना, ऑलमाइटी, ओमनीपोटेंट। उसी तरह आप पढ़ रहे हो, है ना, मोबाइल में अभी पढ़ रहे हो आप, तो भले ही हो सकता हो आप कमरे में अकेले हो, लेकिन एक लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। कभी भी कोई काम करने से पहले हमेशा कहा जाता है कि ये चीज़ बचपन में हमें, जैसे यहाँ पे देखो लेंचो को इंस्ट्रक्ट किया गया है, लेंचो हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, है ना, उसी तरह हमें भी ये बताया गया है, बचपन में सभी को सिखाया जाता है कि कोई देखे या ना देखे, कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन आपके मन की बात और आप जो कुछ भी सोचते हो, वो एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक अल्लाह, वो जो भी है, जिस फॉर्म में है, वो आपको देख रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो वही ये बात बोली गई है कि द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन वॉट इज डीप, यहाँ तक कि वो भी चीज़ें जो बहुत डीप है, बहुत गहराई में है, इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब अंतरात्मा, है ना। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या हो गया, जैसे देखो ऑक्स क्या होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ना, वो पूरा खेत जोतने में उनका यूज किया जाता है इस तरह से, है ना, बहुत मेहनती होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनसे बहुत काम निकलवाया जाता है। तो उसी तरह लेंचो भी जो था वो बहुत ही मेहनती आदमी था, बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था, इसी के लिए लिखा गया है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अभी ये जो आर्टिकल लिखा जा रहा है ना, जैसे लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, तो देखो मैन के लिए आर्टिकल ए यूज किया और ऑक्स के लिए आर्टिकल एन यूज किया। तो जो आर्टिकल होते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि ए एन द, है ना, ये तीन आर्टिकल होते हैं जिनको दो पार्ट में बना गया है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट में आपके आते हैं आर्टिकल द और इनडेफिनेट में आपके आर्टिकल आते हैं ए और एन। तो ए और एन आपके इनडेफिनेट आर्टिकल हैं और हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाएंगे। ध्यान रखना, ए और एन का प्रयोग कभी भी प्लूरल नाउन के लिए नहीं हो सकता, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं हो सकता, हमेशा और हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आप आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हो, ठीक है, करते हो, ठीक। जब कभी अगर वाउल साउंड होगा तो आप एन का यूज करोगे और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का यूज करोगे। यानी कि ये जो ऑक्स लिख रहे हो ना, तो ये ओ मत देखा करो, ए ई आई ओ यू मत देखा करो, आप ये देखो ऑक्स को हिंदी में आप कैसे लिखोगे। अगर हिंदी स्वर अ से अह के बीच आता है उसको लिखने में तो एन लगाओ, और हिंदी स्वर जो व्यंजन होते हैं क से ग के बीच का आता है तो वो आप लगाओ ए। समझ गए मेरी बात। जैसे मान लो एलिफेंट है, एलिफेंट, तो आप देखोगे एडी वाला ए लगाओगे तो फिर वहां पे एलिफेंट लिखने के लिए ना उसका उच्चारण तो वहां पे लगा दो एन, ठीक। और अगर मान लो मैंने बोला एमएलए, तो ये जो एमएलए बोल दिया फिर वहां पे देखो फिर से वो एडी वाला ए लगाओगे, एम बोल रहा है लेकिन फिर भी एडी वाला ए लगाओगे तो फिर से लगाओ एन। लेकिन अभी मैंने बोल दिया मान लो कि बीसीए बोल दिया
तो बी के लिए ब बोलोगे तो वहां पे ए लगाओ। मैन मैंने बोल दिया मैन, तो मैन के लिए भी क्या लगाओगे, ए लगाओगे। मैंने अम्ब्रेला बोल दिया, अम्ब्रेला, तो वो हिंदी वाला अ से अ के बीच का आ जाएगा, तो एन लगा दो। और अगर मैं यूरोप बोल दूंगा तो आप लिख भले ई से रहे हो, वो वाउल तो है ए ई आई ओ यू, लेकिन हिंदी स्वर में नहीं है वो। हिंदी स्वर में वो यूरोप में य वाला आ जाएगा, तो यूरोप में लगा दो ए। बात समझ में आ गई? चलो देखो, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, तो लेंचो एक बहुत ही मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, देखो यहाँ पे बता भी दिया, काम करता था वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स, फील्ड में, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाए। नो वर्ब की फॉर्म जो होती है वो होती है नो, न्यू और नोन, तो यहाँ पे न्यू वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, द फॉलोइंग संडे, आने वाला जो संडे था, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब सुबह सुबह, जैसे एक होता है डॉन, एक होता है डस्क, जैसे आप बोलते हो ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, है ना, गुड आफ्टरनून, तो उसी तरह से जो भोर तड़के का टाइम होता है, बिल्कुल सुबह सुबह, जो जब चिड़िया चहचहाती है ना, तो उस टाइम को आप बोलते हो डे ब्रेक, यानी कि उसी को बोल सकते हो एट डॉन, DAWN। और जो शाम का गदबेला वाला टाइम होता है ना शाम में, तो उसको बोलते हो डस्क, DUSK। क्लियर? तो द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक, एकदम भोर तड़के, ही बिगेन टू राइट, एक बार फिर से आ गया, वो लिखने लगा। ही बिगेन टू रन, वो भागने लगा। द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो बड़ी बूंदे बारिश की गिरने लगी। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखने लगा। कौन सा पत्र? अब उसके बारे में एडजेक्टिव क्लॉज लिखा जा रहा है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वो खुद, ही हिमसेल्फ का मतलब वो खुद, वुड कैरी, वो कैरी करेगा, टू टाउन, टाउन के लिए, एंड प्लेस इन द मेल, और जाकर ले जाके टाउन में मेल बॉक्स में उसको डाल देगा। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, बिल्कुल सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट, वो लिखने लगा, अ लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ, जिसे वो खुद, वुड कैरी टू टाउन, वो टाउन लेकर जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ और नहीं था, वो भगवान को एक पत्र था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ और नहीं था बल्कि एक पत्र था भगवान के लिए। गॉड, ही रोट, राइट, रोट और रिटन, ये वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं हंग्री चले जाएंगे, मतलब भूखे रह जाएंगे इस साल। उसने पत्र में लिखा गॉड, और फिर देखो डबल इनवर्टेड कॉमा में गॉड को लिखा गया है, और वापस से क्या लिखा, फिर कॉमा करके, वो डबल इनवर्टेड कॉमा में फिर से वो बात बोली जा रही है, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ग्रामर की समझने के लिए, तो मैं समझाता हूँ और आप समझने की कोशिश करना। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, तो आप बोलोगे सर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और इसका बनेगा आई विल नॉट हेल्प यू। बिल्कुल सही बात है। मैं कहूँगा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, और इसको ट्रांसलेट करो तो आप बोलोगे सर ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, मॉडल विल और शैल की हेल्प से बनाया जाता है, तो यहाँ पे भी बोल दो आई विल नॉट गो देयर। बात समझ में आ गई? इन दो सेंटेंसेस से आपको ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो लिखा है यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरी मदद नहीं करोगे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा इंग्लिश में? तो आप बताओगे सर यू विल नॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करोगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, मॉडल्स की हेल्प से बनाया जाएगा, विल और शैल मॉडल होते हैं और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, तो यू विल नॉट हेल्प मी। लेकिन अभी ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी सेंटेंस में मैंने लगा दिया यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, यदि तुम वहां नहीं जाओगे, यदि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, यदि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। जब भी किसी सेंटेंस से फ्यूचर सेंटेंस आप बोल रहे हो और उसमें कंडीशन लगा दोगे तो वो कभी फ्यूचर में नहीं बोला जाएगा, हमेशा प्रेजेंट में बोला जाएगा। और अगर आप उसके साथ विल या शैल लगा रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। यानी कि ये जो इफ से लगा के आप सेंटेंस शुरू कर रहे हो और वो कंडीशन वाली सेंटेंस है तो उसमें कभी विल और शैल नहीं लगाओगे, हमेशा वो प्रेजेंट में रहेगा और उसके साथ जो कंडीशन का रिजल्ट दिया होगा वो फ्यूचर में होगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर से सुनो। मैंने ये कहा आप मेरी मदद नहीं करोगे, तो इसका सिंपल ट्रांसलेशन बनेगा यू विल नॉट हेल्प मी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ठीक। यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, तो देखो ये सेंटेंस पूरा नहीं है, इसका एक रिजल्ट बताना पड़ेगा। यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे ये कंडीशन है और इसका रिजल्ट होगा कि मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा।
वे लोग यहाँ नहीं आएंगे, या आपका भला नहीं होगा, कुछ भी इस तरह का कोई रिजल्ट होगा। ठीक, तो जब आप कंडीशन बताते हो तो कंडीशन कभी फ्यूचर में नहीं जाएगा, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट के किसी टेंस में होगा, और जो रिजल्ट आप बता रहे हो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ देखो लिखा हुआ है इफ यू विल नॉट हेल्प मी, ये गलत हो जाएगा। अगर आपसे एरर पूछा जाए कि इफ यू विल नॉट हेल्प मी में क्या गलत है, तो आप बताओगे कि कंडीशन फ्यूचर में नहीं लिखी जाएगी, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए, और प्रेजेंट में खासतौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखिए। तो आप लिखिए यहाँ पे इफ यू डू नॉट हेल्प मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव डू डज से बनता है, इसीलिए यहाँ पे इफ यू डू नॉट हेल्प मी लिखा हुआ है। अगर ही होता तो यहाँ पे डज नॉट लग जाता, और ये बात सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आ रही होगी जिन लोगों को टेंस और ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत आता होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक ग्रामर की एक चीज बता दी, क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी वाली जो बात होगी, जो यानी कि रिजल्ट होगा वो फ्यूचर में होगा, तो देखो लिखा हुआ है माई फैमिली, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। एक बात, अब दूसरी बात यहीं पे ग्रामर की एक चीज समझ लो, प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये बात क्लियर है सबको? आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू आपका सेकंड पर्सन होता है, ही शी इट और दे आपका थर्ड पर्सन होता है। क्लियर? जब भी प्रोनाउन के तीनों पर्सन्स को अगर एक साथ लिखा जाए तो सबसे पहले थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखा जाएगा, फिर सेकंड पर्सन का और फिर फर्स्ट पर्सन का, और इसका फॉर्मूला बनता है 3, 2, 1। क्लियर? देखो, प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। जब भी प्रोनाउन के तीनों पर्सन्स को लिखा जाएगा तो आप वहां पे 3, 2, 1 फॉलो करोगे। बात क्लियर हो गई? देखो यहाँ पे 3, 2, 1 फॉलो हुआ है, पहले माई फैमिली लिखा गया, फिर आई लिखा गया, क्योंकि माई फैमिली थर्ड पर्सन है और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। अगर आप इसको भी चेंज कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 10th में जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन होता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हो गया? तो यानी कि मैंने यहाँ पे 2 चीजें बताई, एक तो वो कंडीशन और रिजल्ट वाली बात बताई कि जब भी कंडीशन आपका फ्यूचर में होगा तो उसको हमेशा प्रेजेंट में रखोगे और रिजल्ट आपका फ्यूचर में बन जाएगा। एक बात, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई? अब इसका ट्रांसलेशन करना है, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, इफ यू विल नॉट हेल्प मी। 50 लोग ऐसा बोलेंगे, अपने मुंह पे तमाचा मारो और अपने आप को जगाओ। इफ यू विल नॉट हेल्प मी गलत है, इफ यू डू नॉट हेल्प मी आई विल नॉट हेल्प यू। और देन भी नहीं लगाना, बहुत लोग इसमें देन लगा देते हैं, इफ यू डू नॉट हेल्प मी देन आई विल नॉट, देन नहीं लगेगा, इफ ही लगेगा, एक ही कंजंक्शन लगेगा 2 चीजों को जोड़ने के लिए। समझ में आ गया? तो इफ यू डू नॉट हेल्प मी आई विल नॉट हेल्प यू। क्लियर है? गॉड, इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। रिजल्ट आपका फ्यूचर में। इसके अलावा माई फैमिली एंड आई 2, 3, 1 का जो प्रोनाउन का रूल होता है वो फॉलो किया जाएगा। तो माई फैमिली आपका थर्ड पर्सन है और आई आपका फर्स्ट पर्सन है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो लेंचो ने लिखा कि गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। मुझे जरूरत है, आई नीड 100 pesos। अब ये पैसोस क्या है? ये पैसा वाला नहीं पैसो है, ये पैसो उस टाइम पे अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी थी, है ना। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में करेंसी का एक फॉर्म था पैसोस। तो वही लिखा लेंचो ने, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से। जैसे मैं तो यहाँ पढ़ने के उद्देश्य से आया था, आई केम हियर इन ऑर्डर टू लर्न। समझ में आ गया? तो आई नीड, मुझे जरूरत है 100 pesos, 100 pesos की, इन ऑर्डर टू, के उद्देश्य से। क्या उद्देश्य है मेरा? सो माई फील्ड अगेन, कि मैं अपने फील्ड को फिर से बो सकूं, एंड टू लिव, और जीने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं तैयार हो जाती, जब तक कि फसल नहीं आ जाती। उसने लिखा गॉड, आपको मेरी मदद करनी होगी, एंड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। तो ये बातें उसने लिख के भेज दी गॉड को, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने ऐसा ऐसा कर दिया है, और वो पता है गॉड को, ये सब चीजें पता होंगी, ऐसे करके उसने डॉट डॉट करके लिख दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब जो एनवेलप होता है उस पर आप लिखते हो ना किसके लिए भेज रहे हो, तो टू जिसके लिए भेजते हो, फ्रॉम जहां से भेजते हो। एक्चुअल में जो टू प्रेपोजिशन होती है वो डेस्टिनेशन के लिए यूज की जाती है। जैसे मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। समझ में आ गया?
तो टू हमेशा आपकी डेस्टिनेशन बताने के लिए प्रीपोजिशन होती है और फ्रॉम हमेशा ओरिजिन बताने के लिए। तो जहां से लिखा जाएगा वो ओरिजिन होगा और जहां लेटर भेजा जाएगा वो डेस्टिनेशन होगा। इस तरह से देखो आपको प्रीपोजिशन भी समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। टू गॉड उसने लिख दिया वहां पे, ही रोट, राइट, रोट रिटन होता है वर्ब की फॉर्म, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, है ना, एनवलप पे उसने लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर रख लिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी थोड़ा परेशान था, वेंट टू टाउन, और टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर, और पोस्ट ऑफिस पे उसने क्या किया, एक स्टैंप उसने लेटर पे लगा दिया, है ना, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स में ले जाके डाल दिया। एक बार फिर सुनना, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप पे उसने लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अपने पास रख लिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान था, वेंट टू टाउन, और टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे ही प्लेस्ड, प्लेस मतलब उसने एक स्टैंप लगा दिया ऑन द लेटर, उस लेटर पे, प्लेस मतलब रखना नहीं, एक स्टैंप उसकी जगह पे चिपका दिया। एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप की सेकेंड फॉर्म है ड्रॉप्ड, इट, उस लेटर के लिए इट लगाया गया है प्रोनाउन, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स के अंदर। बात क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज में से एक। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, जब भी आपको बोलना हो वन ऑफ द बॉय तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ही लड़का है तो उसमें से एक क्यों बोलोगे, इसका मतलब वहां पे बहुत सारे लड़के होने चाहिए, तभी तो बोलोगे वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज थे, जो कार्य करने वाले थे, उनमें से एक। तो ये नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। Who was a postman and also helped at the post office, जो कि पोस्टमैन भी था, who was a postman and also helped, और मदद करता था at the post office, और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वो went to his boss, go went gone होती है वर्ब की फॉर्म, go फर्स्ट फॉर्म होती है, went सेकंड फॉर्म होती है, और gone थर्ड फॉर्म होती है। went to his boss, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, और कैसे हंसा, हर्टली, हर्टली यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि लाफ शब्द आपका वर्ब है, और अगर वर्ब के बारे में कोई चीज बताती है तो आमतौर पर क्या वो चीज होती है, एडवर्ब, ठीक है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने अपने ऑफिस में जब गया अपने बॉस को, तो उसने वो दिखाया वो लेटर, जो कि किसके लिए था, टू गॉड। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज में से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि वहां पे पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और उस पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी किया करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया और खूब हंस रहा था, ये देखो बॉस, ये देखो, ये आया लेटर यहाँ पे गॉड के लिए, एंड शोड हिम, और दिखाया कि ये क्या बेवकूफ आदमी है, गॉड को लेटर लिख दिया, लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर इन हिज करियर, अपने करियर में कभी नहीं, एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के तौर पे, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो एड्रेस जानता था, मतलब अपने करियर में कभी भी उस एड्रेस को पोस्टमैन के तौर पे नहीं जानता था। ये बात को अगर जोर देके बोलना हो तो आपको नेवर को पहले लाना पड़ेगा। जैसे मैंने तुम्हारे जैसा बदमाश लड़का नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ बॉय, बात क्लियर हो गई। लेकिन मुझे जोर देके बोलना होगा तो मैं बोलूंगा नेवर हैव आई सीन सच अ बॉय, कभी नहीं देखा ऐसा लड़का, मतलब बहुत बदमाश लड़के हो तुम, ठीक है। तो जब आपको जोर देना होता है तो आप कुछ एडवर्ब्स को शुरू में रख देते हो और फिर वहां पे इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखी जाएगी, बट वो इंट्रोगेटिव नहीं होगा। एक बार फिर से सुनना, अगर मैं बोलूंगा कैन आई हेल्प यू, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, है ना। लेकिन अगर मैंने लिखा है नेवर हैव आई सीन सच अ बॉय, यहाँ पे मैंने नेवर को शुरू में यूज किया है, और हैव जो है आई के पहले है, सब्जेक्ट के पहले है, अभी भी फुल स्टॉप लगेगा, इंट्रोगेटिव नहीं लगेगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ सेंटेंस को जोड़ देने के लिए नेवर जो एडवर्ब है उसको शुरू में लिख दिया गया है, और इसको दिखाने के लिए कि हम सेंटेंस में जोड़ दे रहे हैं, हैव को आई के पहले रखा गया है। बात समझ में आ गई। आप इसी सेंटेंस को दो तरीके से बोल सकते हो। एक तरीका है आई हैव नेवर सीन सच अ बॉय, मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, मतलब उसमें जोर नहीं दिया गया है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यार मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा, यार कभी नहीं देखा, क्या मतलब वाहियात लड़का है ये, इतना मिस्चीवियस है, तो अब मैं बोलने में तो अपने एक्सप्रेशन से आपको बता लूंगा, लेकिन जब वो लिटरेचर फॉर्म में लिखा होगा तब मुझे बताने के लिए इन्वर्जन का यूज करना पड़ेगा।
और इन्वर्जन का तरीका ये है कि वो एडवर्ब आप वाक्य के शुरू में रख दीजिए, और जब उस एडवर्ब को आप वाक्य के शुरू में रखेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले लिखी जाएगी। और आमतौर पर जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखी जाती है तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है और हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बट इस बार जब हम एडवर्ब जो शुरू में लिख रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वर्जन लग रहा है और जिसकी वजह से हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख रहे हैं, इस बार ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा, इस बार क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगेगा और फुल स्टॉप ही लगेगा। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से समझाया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया ना तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखो। ठीक, चलो आ जाओ। नेवर इन हिज करियर, अपने करियर में कभी नहीं एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के तौर पे हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने एड्रेस जाना था, मतलब उसको इस एड्रेस का कोई अता ही पता नहीं था। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था, और फैट एमिएबल, एक मोटा तगड़ा, बहुत ही एमिएबल मतलब बहुत ही फ्रेंडली, एमिएबल फेलो, फेलो मतलब साथी, बहुत ही एमिएबल, मेरे पिताजी बहुत ही एमिएबल नेचर के हैं। तो देखो उनका नेचर क्वालिफाई कर रहा है, किसी के लिए आप बोलोगे बहुत ही एमिएबल नेचर का है तो एमिएबल शब्द जो है ना आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर किसी शब्द में ABLE लगा हो तो आप मान के चलना कि वो एडजेक्टिव है। क्लियर? तो देखो द पोस्ट मास्टर, अब डैश देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, स्टार्टिंग में ही बताया था अगर आपको पहला पार्ट याद हो तो। द पोस्ट मास्टर, कौन पोस्ट मास्टर? तो डैश देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक मोटा तगड़ा थोड़ा फ्रेंडली नेचर का साथी था। वो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। अरे लेटर टू गॉड, अब वो ब्रोक आउट लाफिंग लिखा हुआ है। देखो ब्रेक शब्द की फॉर्म होती है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। एक बात क्लियर है आपको, ब्रेक शब्द की फॉर्म हो गई, और ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या टूटना, दोनों होता है, या तो तोड़ना या तो टूटना। लेकिन ब्रेकआउट का मतलब तोड़ना या टूटना नहीं होता है। अब आपको यहाँ पे एक नई चीज पता चली होगी कि ब्रेकआउट जो है वो आपका फ्रेजल वर्ब है, और आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, क्लास 9th में आपको आइंस्टाइन वाले चैप्टर में याद होगा कि द वॉर ब्रोक आउट, युद्ध शुरू हो गया। ब्रोक आउट का मतलब कोई चीज का स्टार्ट होना। अब ये हंसने के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं ये भी आपको पता होगा कि जब कभी किसी वर्ब के साथ किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब को लगाकर उस वर्ब की मीनिंग से अलग मीनिंग बनाई जाती है तो बनने वाला फ्रेज फ्रेजल वर्ब होता है। जो ब्रेक वर्ब है और जो ब्रेकआउट फ्रेज है, इस ब्रेकआउट फ्रेज का जो मीनिंग है वो ब्रेक के मीनिंग से बिल्कुल अलग है। तो जो ब्रेक है वो वर्ब है और ब्रेकआउट जो है वो फ्रेजल वर्ब है। एक फ्रेजल वर्ब के एक से ज्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं, जैसे एक वर्ब के एक से ज्यादा मीनिंग हो जाते हैं कई बार, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई। तो वो जो पोस्ट मास्टर था, जो कि एक फैट और एमिएबल फेलो था, जो कि बहुत ही मोटा तगड़ा और बहुत ही मित्रवत आदमी था, वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." वो जो पोस्ट मास्टर था वो भी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन एकदम से, लगभग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, एकदम से सीरियस हो गया। ही टर्न सीरियस, जैसे मैं बहुत सीरियस हो गया, एकदम से मैं बहुत हंस रहा था, आई वॉज लाफिंग एंड आई टर्न सीरियस, और मैं सीरियस हो गया। ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, और कब हुआ? इमीडिएटली, तुरंत हुआ। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और जो लेटर था उसको डेस्क पे पटकते हुए कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास, आई विश, मैं इच्छा करता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरे पास भी यही विश्वास होता इस आदमी का जिसने ये लेटर लिखा। मतलब आप सोचिए, ये विश्वास आम नहीं था, मतलब ये बहुत नेचुरल दिख रहा है यहाँ पे, है ना, कि आप इस टाइम पे अगर आपको पता चल जाए कि एक लड़का है वो भगवान से बात करता है ना, वो बोलता है मैं तो भगवान से बात करता हूँ। अभी आपने 2-3 साल पहले एक कहानी सुनी होगी, एक बच्चे को कहीं किसी ब्लास्ट में मारा गया था, कुछ हुआ था, तो उसने बोला मैं भगवान को जाकर ये सारी शिकायतें करूंगा कि तुम लोग इस तरह से कर रहे हो धरती पे, है ना। तो ये सब लोगों का विश्वास होता है भगवान के प्रति। आज भी हमारे अंदर बहुत आस्था होती है, ठीक। तो इतनी आस्था लानी मतलब ये आसान चीज़ नहीं है। वो प्रहलाद, आपको ध्यान होगा, आपने कहानी पढ़ी होगी हिरण्यकश्यपु वाली, है ना, प्रहलाद जो ओम नारायण का जाप करते थे, और वो विश्वास था एक, है ना। आज के टाइम पे इस तरह का विश्वास कहाँ देखने को मिलेगा। तो लिखा उसने, यहाँ पे लिखा गया है, उसने लेटर को जो टैप किया, टैप मतलब पटकते हुए डेस्क पे, कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास, आई विश, मैं ये इच्छा रखता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे पास भी इस आदमी का विश्वास होता, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। कौन सा मैन? हु रोट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा,
राइट की सेकेंड फॉर्म रोट है, एक बात। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छी ग्रामेटिकल चीज़ है जो कि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, किसी और क्लास में। स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्राचार स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग अप, शुरुआत करते हुए, शुरू करते हुए अ करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार। मैंने आपको लेटर लिखा, आपने मुझे उसका रिप्लाई दिया, दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डेंस। पत्राचार स्टार्ट करते हुए विथ गॉड, भगवान के साथ। और देखो एक्सक्लेमेशन का साइन बना हुआ है, बात समझ में आ गई? आगे देखो, सो इन ऑर्डर नॉट टू, अभी देखो इन ऑर्डर टू था, के उद्देश्य से नॉट लगा दिया तो उसमें निगेटिव बताना चाह रहे हो। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जो ये राइटर है यानी कि जो लेंचो है उसका फेथ, राइटर का फेथ, राइटर पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो राइटर का फेथ और किसके अंदर है? गॉड के अंदर, भगवान के अंदर जो फेथ है वो कमजोर ना पड़े। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। अब पोस्टमास्टर एक आइडिया के साथ आया, एक विचार के साथ आया। आंसर द लेटर, जवाब देते हैं लेटर का। आंसर द लेटर, अगेन दिस इज अ इंपरेटिव सेंटेंस, है ना, दिस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, ये फिर से एक बार इंपरेटिव सेंटेंस है। आंसर द लेटर, बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट, ये बिल्कुल स्पष्ट था, एविडेंट मतलब बहुत ही साफ तौर पे साक्ष्य था, इट वॉज एविडेंट, एकदम स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, इट मतलब वो लेटर के लिखा गया है, दैट की टू आंसर द लेटर, और उसी द लेटर की जगह पे इट लिख दिया है कि उस पत्र को जवाब देने के लिए ही नीडेड, वो पोस्टमास्टर को जरूरत थी। नीड की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म नीडेड होती है, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही नीडेड, उसको जरूरत थी, समथिंग मोर देन गुडविल, जो कि गुडविल है ना, जो उसके अंदर एक अच्छी इच्छा है, गुडविल का मतलब अच्छी इच्छा, मतलब उसकी सोच बहुत अच्छी है, उससे कहीं कुछ ज्यादा की जरूरत थी। इंक एंड पेपर, और इंक और पेपर से जो लेटर लिखता उससे भी ज्यादा, मतलब एक इंक और पेपर की केवल जरूरत नहीं थी और एक अच्छी इच्छा की कि अरे भगवान के लिए पत्र लिखा है, लाओ इसको रिप्लाई कर देता हूँ, अरे भगवान तुम्हारी मदद करेंगे और जो भी उसका क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आंसर कर दूंगा। बट ऐसा तो कुछ था नहीं, उसमें तो लेंचो ने 100 पैसों की मांग कर रखी थी, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इस उद्देश्य से कि राइटर का जो विश्वास है गॉड में वो कमजोर न पड़े, वो हिले डुले नहीं। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर एक विचार के साथ आया। आंसर द लेटर, लेटर का जवाब देते हैं। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, ये बिल्कुल स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि उस पत्र को जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। गुडविल एक अच्छी इच्छा, इंक एंड पेपर जिससे वो लेटर लिखता और जिसपे लिखता, इन सब के अलावा भी कुछ ज्यादा की जरूरत थी। समथिंग मोर देन, उससे कुछ ज्यादा की जरूरत थी उसको। बट ही स्टक, स्टक का क्या मतलब होता है? जैसे स्टिक होना, स्टिक का मतलब चिपकना। आपने स्टिक गम पढ़ा होगा, गम आते थे स्टिक गम, है ना, वो चिपक जाते थे, तो स्टिक का सेकंड फॉर्म है स्टक। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, जो उसने निश्चय किया था ना उस पर वो चिपका रहा। आई स्टक टू माई डिसीजन, तो मैं अपनी डिसीजन पे क्या रहा, बना रहा, अड़ा रहा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, जो उसका निश्चय था उस पर वो अड़ा रहा। ही आस्क फॉर, देखो आस्क का मतलब कहना भी होता है, पूछना भी होता है, यहाँ पे कहना है। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज से उसने पैसे के लिए कहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। ही हिमसेल्फ, उसने खुद, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का एक पार्ट कर दिया, दे दिया, कुछ हिस्सा जो था उसने दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और बहुत सारे उसके दोस्त, एंड सेवरल फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त, ऑफ हिज, उसके, वर ओब्लाइज, कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उस जो चैरिटी वाला एक्ट था, जो मदद का, जो एक अच्छे काम का एक एक्ट था, उसके लिए देने के लिए वो बहुत कृतज्ञ थे। ओब्लाइज मतलब वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे, कृतज्ञ थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वो अपने निश्चय पे अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ, उसने खुद, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का कुछ पार्ट दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे दोस्त, वर ओब्लाइज्ड, वो बहुत कृतज्ञ थे, टू गिव समथिंग, देने के लिए कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी के एक्ट के तौर पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर, टुगेदर, देखो एक बार टू और गैदर लिखा हुआ है और टुगेदर एक बार साथ लिखा हुआ है, बट एक बार गैदर की स्पेलिंग दूसरी है और वहां गैदर अलग लिखा हुआ है, हर चीज अलग है यहाँ पे, है ना। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, एक साथ, द 100 पेसोस,
बहुत बड़ी रकम थी ये उस टाइम के लिए, उस जमाने में, और उस पोस्ट मास्टर के लिए। उतने एम्प्लॉइज से उसने कहा कि लाओ पैसा इकट्ठा करते हैं। फिर भी वो 100 पेसोज एक साथ इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए लिखा गया है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए बिल्कुल असंभव था, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, ठीक है ना, द 100 पेसोज। एक बार टू और गेदर ये अलग अलग चीजें हैं। टू यहाँ पे प्रिपोजिशन है ना, और गेदर यहाँ पे वर्ब है, और इसको बोलते हैं 2 + V1, जिसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। और तब जब ये इन्फिनिटिव होता है तो टू प्रेपोजिशन नहीं होता है, ये 2 + V1 एक साथ होता है। जैसे द रेन बिगेन टू फॉल, है ना, द हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, तो वो टू जो आ रहा था ना, फॉल आ रहा था, फॉल वर्ब है, टू प्रेपोजिशन नहीं है वहां पे, तब यहाँ पे इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। एक नया नाम है इन्फिनिटिव, क्लियर। और ये टुगेदर जो एक साथ लिखा गया है ना, इसका मतलब होता है एक साथ, और ये गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, क्लियर। तो देखो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए बिल्कुल असंभव था, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100 पेसोज। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो योग्य था, ही वॉज एबल, वो योग्य था, टू सेंड द फार्मर, फार्मर को भेजने के लिए, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा ज्यादा, अ लिटिल मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा ज्यादा, मतलब 50 पैसों से थोड़ा ज्यादा। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब वो बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता, तो हाफ से थोड़ा ज्यादा उसने पैसा इकट्ठा किया सब लोगों के साथ मिलकर। 100 पेसोज नहीं हो पाए उनसे, क्योंकि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पेसोज, एक साथ 100 पेसोज इकट्ठा करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए उस फार्मर को वो केवल हाफ से थोड़ा ज्यादा ही भेज सकता था, अ लिटिल मोर देन हाफ। और उसने क्या किया, ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एनवलप में वो पैसा रख दिया, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को एड्रेस कर दिया कि ये लेटर एड्रेस लेंचो के लिए है, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और इसके साथ ही उस लेटर पे एक ही सिंगल वर्ड था, एज अ सिग्नेचर, गॉड। क्लियर है। तो अब देखो द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, यानी कि नेक्स्ट संडे, लेंचो केम, कम होती है, कम की फॉर्म होती है, कम केम कम, वर्ब की फॉर्म जाननी बहुत जरूरी होती है अगर आप किसी सेंटेंस को समझना चाहते हो तो। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले, अ बिट अर्लियर का मतलब थोड़ा पहले, देन यूजुअल, आमतौर पर जो टाइम होता है उससे थोड़ा पहले चला आया। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, मतलब जो नेक्स्ट संडे था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, आमतौर पर जो टाइम होता है उससे थोड़ा पहले चला आया, टू आस्क, ये पूछने के लिए। अब यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना है, आस्क का मतलब कहना नहीं है, पूछना है। टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या कोई लेटर है क्या उसके लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और ये पोस्टमैन खुद था, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने लेटर उसको सौंपा। देखो हैंड का मतलब हाथ होता है, ये सभी को पता है, बट हैंड का मतलब सौंपना भी होता है। जैसे हैंड ओवर कर दो मुझे, जो प्रोजेक्ट है वो मुझे हैंड ओवर कर दो, तो हैंड का मतलब सौंपना भी होता है। तभी तो ये वर्ब है, तो इसकी फॉर्म बनी है, नहीं तो नाउन की तो फॉर्म होती नहीं है। अगर राम है तो राम का फॉर्म तो होगा नहीं, राम 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 रैम्स रैम, ये सब तो कुछ होता नहीं है। बट अगर कोई चीज वर्ब है, कोई वर्ड अगर वर्ब है तो उसकी फॉर्म बनेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसआईएस फॉर्म, ठीक है। तो ये जो हैंड है ये वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है, और जब वर्ब की तरह यूज करोगे तो इसका फॉर्म बनेगा, इसकी वजह से हैंड, हैंडेड, हैंडेड। क्लियर हो गया। तो इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और ये पोस्टमैन खुद था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको लेटर सौंपा, लेंचो को लेटर सौंप दिया। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, कॉमा करके बताया जा रहा है, वो बड़ा आनंद ले रहा था कि वाह कितना अच्छा काम किया मैंने। जैसे आज के टाइम पे क्या है, लोग एक अच्छा काम करते हैं ना तो उसको फेसबुक पे डालते हैं, है ना, ये 10 लोगों को खाना खिलाते हुए, है ना, और आज जो है ये काम करते हुए, ठीक। तो अभी तो बहुत अच्छा था, यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, वो खुद ही बस आनंद ले रहा है। लोग यहाँ पे सबके साथ आनंद लेना चाहते हैं कि देखो मैंने ये काम किया है। अगर कोई अच्छा काम करो ना तो उसको बताने की जरूरत नहीं होती है, ठीक, क्योंकि भगवान तो सब देख रहे हैं, तो फिर वहां पे बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे, देखो। तो अब वो क्या कर रहा था, पोस्ट मास्टर, भाई काम तो बहुत अच्छा था, वाकई में उसने बहुत अच्छा, और सुकून मिलता है जब आप एक अच्छा काम करो तो बहुत दिल को तसल्ली मिलती है।
बट इसको थोड़ा सा बचा के रखो। तब बचा के क्या रखो कि इसको बहुत शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है आपको कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपको पता है आप उसको एंजॉय कर सकते हो क्योंकि आप एक इंसान हो और अपने आप को संभालना मुश्किल होता है उस टाइम पे जब भी आप टॉप पे होते हो, तो है ना, थोड़ी बहुत तो अंदर से वो चीज़ें आई जाती हैं जो आप कह लो, है ना, शो ऑफ वाली चीज़ें। बट आपको वहाँ पे अपने आप को रोकना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो अभी पोस्ट मास्टर क्या था कि उसने बहुत अच्छा काम किया था। उसने जब लेटर, लेंचो ने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है ना, वहाँ पे उसने जब पोस्ट मास्टर ने उसको लेटर सौंप दिया तो वो उस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहा था। तो वो लिखा गया है एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन। एक मैन के संतोष को वो एक्सपीरियंस कर रहा था। कंटेंटमेंट का मतलब होता है जो सेटिस्फेक्शन होता है ना। कौन से मैन का? मैन, अब मैन के बाद एडजेक्टिव क्लॉज लगाई गई है। देखो मैन नाउन है और नाउन के बारे में बताओगे तो एडजेक्टिव होगा। जब वो पूरी सेंटेंस के फॉर्म में लिखी हो तो समझ लेना वो एडजेक्टिव क्लॉज है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन खुद था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो जिसने उस लेटर को उसको सौंप दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, उस आदमी के सेटिस्फेक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा था। कौन सा आदमी? हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। डीड मतलब कार्य, गुड मतलब अच्छा, परफॉर्म मतलब परफॉर्म करना, जिसने एक अच्छा काम परफॉर्म किया हो। ऐसा एक आदमी जिसने एक अच्छा काम परफॉर्म किया हो, उसके सेटिस्फेक्शन को वो आदमी उस टाइम पे फील कर रहा था। जैसे मैं कोई अच्छा काम करूंगा तो मैं कौन सा सेटिस्फेक्शन फील करूंगा? जो एक अच्छा काम करने के बाद एक आदमी फील करता है, वही कंटेंटमेंट, वही सेटिस्फेक्शन मैं फील करूंगा। ठीक उसी तरह से जो पोस्ट मास्टर था, जब पोस्टमैन ने वो लेटर, जिस पोस्टमैन ने उस टाइम पे लेटर निकाल के ले आया था और पोस्ट मास्टर को दिया था, इस बार वो पोस्टमैन फिर से खुद ही उसने उस लेटर को उसको सौंप दिया और पोस्ट मास्टर कहीं दूर खड़े होके उस कंटेंटमेंट को, कहीं मान लो विंडो से कहीं से देख रहा था और वहां से उस कंटेंटमेंट को फील कर रहा था जो एक आदमी फील करता है जब वो एक अच्छा काम करता है। तो बात समझ में आ गई? एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, उस कंटेंटमेंट को फील करते हुए, उस सेटिस्फेक्शन को, उस संतोष को फील करते हुए, ऑफ अ मैन, एक आदमी के। कौन से आदमी के? वो एक आदमी के हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया हो। और वो पोस्ट जो मास्टर था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो देख रहा था अपने ऑफिस से, ठीक है ना, चुपचाप देख रहा था ऐसे। अच्छा, पोस्ट मास्टर देख रहा था वहां से कहीं विंडो से, और पोस्टमैन ने क्या किया? तो उसने ले जाके उसको वो लेटर सौंप दिया। अब जब लेटर हैंड किया, मतलब दिया उसने, तो उस टाइम पे जो पोस्ट मास्टर था वो विंडो से खड़ा होके उस सेटिस्फेक्शन को फील कर रहा था जो एक आदमी के अंदर आ जाती है जब वो एक अच्छा काम करता है। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड एंड द पोस्ट मास्टर वॉज लुकिंग फ्रॉम हिज विंडो, या अपने ऑफिस से कहीं से भी वो देख रहा था। क्लियर? आगे देखो, लेंचो शोड। अब लेंचो की देखिए आप, शो का मतलब दिखाना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगा दोगे तो शो, शोड और शोड हो जाएगी। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। स्लाइट, स्लाइटर, स्लाइटेस्ट एडजेक्टिव की डिग्री होती है। स्लाइट आपका एडजेक्टिव है, अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है तो स्लाइटर, और सबसे ज्यादा यूज करना है तो स्लाइटेस्ट। सबसे अच्छी किताब है, दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड, जो मैंने आज तक पढ़ी उसमें सबसे अच्छी किताब है, द बेस्ट बुक। गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरह से स्लाइट, स्लाइटर, स्लाइटेस्ट। बात समझ में आ गई? लेंचो ने तो ना एक रत्ती भर भी सरप्राइज नहीं दिखाया, आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। ऑन आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी भी वर्ब आती है तो ध्यान रखना हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी। एक बार फिर बोल रहा हूं, ऑन आपका प्रेपोजिशन है, और जब कभी भी आप प्रेपोजिशन के बाद वर्ब यूज करोगे तो कभी वर्ब नहीं होगा, वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगी। लेंचो शोड, लेंचो ने दिखाया नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, एक रत्ती भर भी सरप्राइज नहीं दिखाया, एक क्षण, एक जो मतलब एक इयोटा जो होता है, एक रत्ती, एक कण भी सरप्राइज नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये था उसका कॉन्फिडेंस। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये था उसका कॉन्फिडेंस। बट ही बिकेम एंग्री, अभी जैसे कम केम कम था उसी तरह बिकम, बिकेम, बिकम होता है। ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, क्योंकि वो तो 100 पैसे तो इकट्ठा नहीं कर पाए थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पैसोस, है ना, याद है वो लाइन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। तो वो 100 पैसोस तो थे नहीं, इसकी वजह से ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए बिकेम लिखा गया है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, फुल स्टॉप। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड ऐसी गलती नहीं कर सकते थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड ऐसी गलती नहीं कर सकते थे। देखो कुड आपका मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर?
कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, यूज्ड, नीड, डेयर, विल, शैल या के मॉडल है। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए देखो यहाँ पे पहले हैव लगाया गया है। हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, प्योर फॉर्म होती है, और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड है। बात समझ आ गई? ये स्ट्रक्चर दूसरा है, ये बिल्कुल ग्रामर वाला जब पोर्शन करेंगे तब आपको बताएंगे अच्छे से। देखो, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते थे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, न तो वो ऐसी गलती कर सकते थे, न वो डिनाई कर सकते थे। डिनाई मतलब इनकार करना, क्या लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी, जब व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया है ना, और उसने सोचा, ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते थे। नॉर न ही कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, वो डिनाई कर सकते थे क्या लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, अभी जैसे नॉर लिखा तो देखो कुड ही के पहले आ गया है, अभी भी ये इन्वर्जन है। ठीक, आप उसी वाले इन्वर्जन को समझ लेना, ये वाला इन्वर्जन किसी और सेशन में। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो जो है वो विंडो पे गया, वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर, मांगने के लिए पेपर और इंक, उसने कहा कि पेपर और इंक मुझे दे दीजिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखने लगा। जैसे आप बिगिन के साथ 2+V1 लगा रहे थे, उसी तरह स्टार्टेड के साथ भी लगा सकते हो। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो मतलब आईब्रो, और रिंकल मतलब उसको सिकोड़ना, है ना, तो अपने भावों को बिल्कुल सिकोड़ते हुए, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और वो किस वजह से हो रही थी, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। जब आपको कुछ बोलना होता है तो आप देखते हो कई बार अपने जो चेहरे होते हैं, पे जो फोरहेड होता है, वहां पे आप देखते हो कि रिंकल्स पड़ जाते हैं ना, क्योंकि आप एफर्ट लगाते हो कुछ चीज को सोचने में। तो वही बोला जा रहा है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो लिखने लगा, ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने जो ब्रो थे, अपने जो भवें थे, उनको सिकोड़ते हुए, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, कॉज्ड बाय, जो हो रही थी, कारण बन रही थी, किसकी वजह से, बाय द एफर्ट, उस प्रयास से, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो उसको एफर्ट लगाना पड़ रहा था, द एफर्ट ही हैड टू मेक, जो उसको एफर्ट लगाना पड़ रहा था, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, इसकी वजह से उसकी भौवें जो है वो सिकड़ रही थी, रिंकल कर रही थी, और वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर कुछ लिखने लगा था। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, विंडो पे गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखने लगा, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भावों को बिल्कुल सिकोड़ते हुए, कॉज्ड, जो कि हुई थी, बाय द एफर्ट, उस एफर्ट की वजह से, ही हैड टू मेक, जो उसे करना पड़ा था, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड का मतलब जब उसने लेटर लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो पे गया, वो खिड़की पे गया, टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, लिक मतलब अपने टंग से, आप देखते हो कई बार कोई चीजों को चिपकाने के लिए आप टंग पे उस चीज को टच करा देते हो, तो वही दैट इज कॉल्ड लिक करना। जैसे आइसक्रीम आप खाते हो तो वो लिक करते हो उस टाइम पे। ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पे गया, टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसने उसे लिक किया, एंड देन अफिक्स्ड मतलब चिपका देना, टू द एनवलप, उस एनवलप पे, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, बिल्कुल अपना गांव का आदमी था लेंचो, है ना, अपने फिस्ट मतलब मुट्ठी से, और ब्लो मतलब उसकी एक जो थपाक की आवाज होती है उससे, उस एनवलप पे उसने स्टैम्प को क्या कर दिया, चिपका दिया। व्हेन ही फिनिश्ड मतलब जब उसने लिखना समाप्त कर लिया, जब उसका काम हो गया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो पे गया, खिड़की पे गया, टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसने उसे अपने टंग से टच किया, लिक किया, एंड देन अफिक्स्ड, और उसको चिपका दिया, फिक्स कर दिया, टू द एनवलप, उस एनवलप पे, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी की प्रहार से, ब्लो से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो पल, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब लेटर जो है मेल बॉक्स में पड़ा, गिरा, फॉल, फेल, फॉलन होती है, फॉर्म होती है वर्ब की, फॉल मतलब गिरना, है ना, फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, बहुत बेचैन था पोस्ट मास्टर, उसको लगा कि लेंचो ने बहुत थैंक यू दिए होंगे, बहुत ही जो है ग्रीटिंग्स दी होंगी, उसे धन्यवाद बोला होगा गॉड के तौर पे, मतलब गॉड को लेटर लिखा होगा। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो पल जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में पड़ा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट,
पोस्टमास्टर गया उस लेटर को खोलने के लिए। देखो टू ओपन इट, टू के साथ आपने वर्ब लगाया है ओपन, अब इसको बोला जाएगा इन्फिनेटिव। इस पूरे चैप्टर में जहां जहां टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो आप पढ़ लेना, इसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। इस पे कोई सेशन अलग से कर लेंगे। इट सेड, और उस लेटर में लिखा गया था तो इट सेड, उसमें कहा गया था गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसे जिसके लिए मैंने कहा था, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसे जिसके लिए मैंने कहा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसोज ही मेरे पास आ पाए। ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर, वो पैसे जो मैंने कहे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसोज ही मेरे पास पहुंच पाए। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए भी भेज दीजिए। सेंड मी द रेस्ट, सिंस, चूंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है प्रभु, हे भगवान मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जो बचे हुए हैं ना 30 वो भी भेज दीजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ध्यान रखिएगा भगवान, इसको अब इस बार मेल, अब की बार मेल के थ्रू मत भेजिएगा। डोंट सेंड इट, ये जो लेटर है, ये जो हेल्प है, ये जो पैसोज आप भेज रहे हैं, डोंट सेंड इट टू मी, मेरे तक, थ्रू द मेल, मेल से, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, ये बदमाशों का झुंड है, बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का झुंड है। लेंचो, और बाद में वहां नीचे लिखा था लेंचो। तो एक बार फिर बोल रहा हूं, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो पल जब लेटर जो है मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर चला गया उसको खोलने के लिए। इट सेड, और इसमें कहा गया था गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसे जिसके लिए मैंने कहे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसोज ही मेरे पास आए। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ पैसोज भी भेज दीजिए, वो जो 30 बचा है वो भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मुझे मेल के थ्रू मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं ये बेईमानों का झुंड है। लेंचो। आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, आपने इस कहानी को बहुत एंजॉय किया होगा, और अगर कोई चीज़ अच्छी लगा हो कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल है, और मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत इस तरीके से आपको बहुत कम मिलेगा सीखने को, बहुत कम जगह पे आपको इस तरीके से मिलेगा सीखने को। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल हो तो प्लीज़ डू शेयर इट, आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।